ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है, उस पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कई घंटों तक कोई एक्शन तक नहीं होता। जब सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ता तब उसे रिजाइन करना पड़ता है, मगर 12 घंटा के अंदर ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आज तक का एक रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद कॉलेज के एक अधिकारी अख्तर अली ने बताया, आज तक वह अपने पूरे जिंदगी में संदीप घोष जैसे करप्ट आदमी नहीं देखा। ये आदमी हर काम में 20% कमीशन लेता था, पोस्टिंग से लेकर हाउस शिफ्टिंग तक, मतलब हर काम में वो पैसे खाता था। ये स्टूडेंट को शराब पिलाता था। अख्तर अली ने कहा, मैंने खुद उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की थी लेकिन कोई एक्शन नहीं। दोस्तों, मुझे नहीं पता इस इल्जामों में कितनी सच्चाई है, मगर ये इल्जाम अगर 20% भी सही है तो इससे ज्यादा और बुरी बात क्या हो सकता है। मतलब समझ रहे आप, जिस मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी कर रही थी वहाँ रेस्ट करने की इंतजाम नहीं है। जिस सेमिनार में वो आराम करने गई थी उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जिस पुलिस वॉलंटियर को वहाँ पे लोगों की सुरक्षा देखनी थी वह खुद एक हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल थे। जिस कॉलेज के प्रिंसिपल पर इन सारी चीजों पर नजर रखनी थी, अगर वो भी करप्ट था जैसा कि अख्तर अली बता रहे हैं, तो ये क्राइम को कौन ही रोक सकता था। लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ताजा खबर निकला है उसके बाद डॉक्टर कहते हैं, ऐसा लगता है कि इसके साथ एक नहीं एक से ज्यादा लोगों ने इस तरह का घिनौना हरकत। ऐसा है तो ये साफ हो जाता है कि एक गैंग रेप मर्डर था। लेकिन क्यों शुरू में इस मामले को सुसाइड बता रहा था? गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, दबाकर मारा गया। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने जगह पर इस महिला का रेप और मर्डर हो जाना, ये तो चौंका देने वाली घटना थी। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब इनके डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया, जो कि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का ही नहीं था बल्कि गैंग रेप का भी था। बाद में जब मेडिकल रिपोर्ट आया तब पता चला कि उसका डेथ गला दबा कर किया गया। इतनी प्रेशर में गला दबाया गया था कि उनकी थायराइड कार्ट्रिज भी टूट चुका था और उसके प्राइवेट पार्ट का जो जख्म है उसका रिपोर्ट तो करीब 4 पेज तक चला जाता है। उसके बेली पर, लिप्स पर, फिंगर पर और लेफ्ट लेग पर, यानी हर तरह से जख्मी कर दिया था। उसके फेस के ऊपर स्क्रैच मार्क्स हैं। इस हत्या से पहले डॉक्टर अपना जान बचाने का पूरी कोशिश कर रहा था। इसका एविडेंस उनके शरीर पे लगे चोट से पता चलता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि हॉस्पिटल कैंपस में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कानों तक खबर नहीं मिलता। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसको सुनकर आप गुस्से में बुखला जाओगे? क्या उस रात कोई और था जो इस तरह का शर्मनाक घिनौना घटना का इंजाम किया? हाँ, एक व्यक्ति था। अब सवाल उठता है वो कौन था? तो आइए जानते हैं गहराई से पूरी घटना के बारे में, उस रात आखिर एक्चुअली में हुआ क्या था। तो इस वीडियो में उन महिला डॉक्टर का हम रियल नाम और रियल इमेज नहीं दिखा सकते हैं टेक्निकली, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कानून बना हुआ है कि जो रेपिस्ट का नाम हम ले सकते हैं, उसका इमेज दिखा सकते हैं, लेकिन जिसके साथ हुआ है उसका ना ही इमेज और ना ही रियल नाम आपको हम बता सकते हैं। तो कुछ हम कह देंगे, जूनियर डॉक्टर से इंडिकेट करेंगे, जो कि आप समझ जाएंगे। सो कंफ्यूज मत हो जाना। जूनियर डॉक्टर इंडिया के कोलकाता आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही थी। 8 अगस्त को जूनियर डॉक्टर दिन की तरह अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वह अपनी जॉब कर रही थी। तभी रात 11 बजे उनके मदर का कॉल आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि हर पेरेंट्स को अपनी बच्चों का फिक्र रहता है। डॉक्टर की मदर उनसे पूछती है, क्या तुमने खाना खा लिया और हेल्थ ठीक तो है ना? तो जूनियर डॉक्टर जो वो भी बताती है, हाँ सब ठीक है। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। मदर का कॉल कट होने के बाद जूनियर डॉक्टर चले जाते हैं पेशेंट को देखने। सभी पेशेंट को देखने के बाद रात करीब 2 बज जाते हैं, जो कि अपने कलीग के साथ बैठ के डिनर पे जाते हैं। वहाँ पे सब मस्त डिनर उनर कर रहे थे। वो सब मिलकर वहाँ पे खाना भी खा रहे थे और बातचीत भी कर रहे थे। खाना खाते खाते और बातचीत करते करते उनको बज जाते हैं रात के 3। और इस वक्त जूनियर डॉक्टर थोड़ी थकान फील कर रही थी। वो अपनी थकान दूर करने के लिए इन हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर बने एक सेमिनार हॉल है जिसमें जाकर वो अपना रेस्ट करने लगती है। जूनियर डॉक्टर को रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वह तब भी इन सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती है, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि अक्सर जूनियर डॉक्टर जब रेस्ट करने जाती थी तो आधा और 1 घंटा से ज्यादा कभी रेस्ट करती नहीं थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि मॉर्निंग शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले वो सभी रूम को ओपन करता था और चेक करता था, ठीक उसी प्रकार वो सभी रूम को ओपन और चेक करने के बाद जब 4th फ्लोर पे जाता है और सेमिनार हॉल को ओपन करता है तो उनके आंखों के सामने एक ऐसा शर्मनाक सीन दिखता है। वो जोर से चीख पड़ता है। उनके आसपास जितने भी वर्कर थे, स्टाफ थे, डॉक्टर्स थे, सब इकट्ठा हो जाते हैं। सेमिनार हॉल के अंदर डॉक्टर का बॉडी बिना कपड़े के ही पड़ा हुआ था। यहाँ खड़े सभी लोगों के लिए एक ड्रामा से कम नहीं था, खासकर दूसरे फीमेल डॉक्टर्स और वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा नजारा अपने आंखों के सामने पहली बार देख रहा था। तभी जूनियर डॉक्टर के बॉडी को इमरजेंसी रूम ले जाया जाता है ताकि और डॉक्टर्स उसके कुछ हेल्प कर सके। काफी देर तक डॉक्टर के स्ट्रगल करने के बाद भी एट द एंड जूनियर डॉक्टर अपना कुछ घंटों के बाद दम तोड़ देते। हॉस्पिटल में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन मर्डर और रेप केस को एक नॉर्मल केस की तरह दिखाने का कोशिश करते थे।
ताकि वह इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके। यहाँ तक कि जूनियर डॉक्टर के पेरेंट्स तक को भी ये कहा गया कि ये सुसाइड का केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इस रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है कि किसी ने इन जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया, और जब जूनियर डॉक्टर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होगी तो उन्होंने गला दबाकर मार दिया। इवन उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी गया और फिर उसके साथ गैंग रेप किया गया। फिर ये सारे प्रूफ मिलने के बाद ये सारे केस को वहाँ के लोकल पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है, और फिर एट द टाइम वो पुलिस वाले इन क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। पुलिस सबसे पहले उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पर यह सब घटना हुई थी। वो इंसिडेंट देखो ना, किस्मत से वहाँ पे पुलिस वाले को कुछ वहाँ पे बॉडी का नेल्स और ब्लड सैंपल मिलते हैं जो कि वो जूनियर डॉक्टर की थी, और साथ ही वहाँ पर एक ब्लूटूथ नेक बैंड मिलते हैं। यह केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा रहता, बट बदकिस्मती से उस हॉल के आसपास या फिर उनके बाहर भी कहीं पे भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। लेकिन जिस रास्ते से उन फ्लोर पे एंटर किया जाता था उनके पास एक सीसीटीवी कैमरा थे। पुलिस वाले उस सीसीटीवी कैमरा से रात के 3 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक का रिकॉर्ड चेक करते हैं, ताकि इन पार्टिकुलर टाइम के बीच ये पता चल सके कि इन फ्लोर पे कितने आदमी गए और आए। और फिर इन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक करने के बाद ये पता चलता है कि टोटल 6 आदमी इन फ्लोर पे गए थे और आए थे। ये पता लगने के बाद पुलिस वाले इन छबों को एक एक करके बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन, ताकि उन लोगों से ये पूछा जाए कि इन पार्टिकुलर टाइम के बीच वो लोग ऊपर क्यों गए थे। उन सबसे पूछताछ करने के दौरान ही उन पुलिस वाले को जो ब्लूटूथ मिला था उनको ऑन करते हैं। ब्लूटूथ ऑन करते ही उनमें से एक आदमी के फोन से इजिली कनेक्ट हो जाते हैं। ब्लूटूथ से अगर आप अपने फोन को पेयर करते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। वही ट्रिक लगा यहाँ पे पुलिस वाले। जिसके फोन से ये ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ उसका नाम था संजय राव, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो होता है जो पुलिस वाले के अंदर काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और छोटे मोटे कामों में वो पुलिस वालों के साथ देते हैं। लाइक आपने बहुत सारे ऑथराइज पार्किंग या फिर भीड़ भाड़ इलाकों में एक ब्लू कलर के यूनिफॉर्म पहनकर एक ऑफिसर को देखे होंगे, लाइक वही सिविल वॉलंटियर होते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद पुलिस वाले संजय राव पर अब और ज्यादा गुस्से से पेश होकर सवाल उठाने लगते। लेकिन उस टाइम संजय राव कोई जवाब नहीं देते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे के हालत में। इसी बीच पुलिस वाले संजय राव के फोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर कर पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलते हैं। अब तो संजय राव पे शक एक यकीन में बदल चुका था। इसके बाद पुलिस वाले संजय राव को और ज्यादा डराने धमकाने लगते हैं एंड फाइनली डरकर वो अपना गुनाह कबूल भी कर लेते हैं कि उसने ही जूनियर डॉक्टर का मर्डर किया है। यह पता लगते ही कुछ पुलिस वाले चले जाते हैं संजय राव के घर पे और ज्यादा प्रूफ कलेक्ट करने के लिए। संजय राव के घर जाते ही पुलिस वालों को एक शूज मिलता है जिस पर कुछ ब्लड के धब्बे पड़े हुए थे। तभी पुलिस वाले उन शूज पर लगे ब्लड के धब्बे का सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। उसी टाइम पुलिस वाले संजय राव के घर के बाहर देखते हैं कुछ कपड़ा सूख रहा है। फिर वो देखते हैं कि वो वही कपड़ा है जो कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज में थे, जिससे जाहिर था कि संजय राव यह प्रूफ मिटाने का कोशिश कर रहा था। बट जब संजय राव को फिर से पुलिस स्टेशन ले गया पूछताछ के लिए तो वो उस वक्त कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे की हालत में थे। तो क्यों वह ये सब इसलिए किया ताकि उन्हें कम सजा मिले। जब उनके शूज पे लगे ब्लड के धब्बे का जो सैंपल लिए थे पुलिस वाले उनके घर पे, उनको जब फिर चेक किया गया उनके ब्लड से मैच हो रहा था, संजय राव के ब्लड से और फिर वहाँ पे जूनियर डॉक्टर के ब्लड से। आज कोलकाता पुलिस को इस बात से ईगो हर्ट हो रहा है कि लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम लोगों ने कोई भरोसे लायक कोई काम किया है क्या? जिस संजय राव पर रेप केस का इंजाम लगा उनकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री थी ये पुलिस वालों को नहीं पता था। दोस्तों पुलिस वालों को ये सब पता था। उनके 3 तलाक हो चुके थे, वो बीवी को मारता था, पीटता था, यहाँ तक कि उनकी बीवी पुलिस तक में भी कंप्लेन की थी। वो शराब पीता था, हिंसक पॉर्न देखता था, आस पड़ोस की औरतों को छेड़ता भी था, हॉस्पिटलों में एडमिशन दिलाने के बहाने लोगों से रिश्वत लेता था। यानी जिस व्यक्ति को जेल में रहना था उसे हॉस्पिटल के पुलिस चौकी पर बैठा रखा था। उसके बाद भी उसे शर्म नहीं आती है। इन्हें अफसोस हो रहे हैं कि लोग हम पर शक क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, संजय राव तो पुलिस वॉलंटियर था, वो पुलिस डिपार्टमेंट में था ही नहीं। फिर किस हैसियत से कोलकाता पुलिस संजय राव को एक पुलिस वॉलंटियर में बैठा रखा था। जहां तक कि जिस रात उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था तब भी वह वापस जाकर पुलिस बटालियन में ही सो गया था। हत्याकांड 2012 में लोगों में गुस्सा था, वो इसी माहौल के खिलाफ था। मगर इतने सालों में हुआ क्या? इतने सालों में न सोसाइटी बदली, न पुलिसों के काम करने की तरीका बदले और न ही अदालत के रवैये में कोई चेंज आया। आज देश के अलग अलग अदालतों में 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा केसेज पेंडिंग है, जिसमें 8% से ज्यादा यानी करीब 36 लाख से ज्यादा केसेज महिलाओं की तरफ से हैं। इनमें 45% से ज्यादा केसेज में या तो वकील पेश ही नहीं होते हैं या फिर अपराधी जमानत लेके भाग जाते हैं। दोस्तों किसी एक की आवाज उठाने से ये सोसाइटी चेंज नहीं होने वाला है, बल्कि सबको एक माइंड सेट होकर के सोसाइटी को चेंज करना होगा।